गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर पे स्वागत है। अखिलेश सर आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र वाले पार्ट में दूसरे चैप्टर जिसका नाम है संघवाद से संबंधित 20 क्वेश्चन। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सबको उठा लिया गया है जो विगत वर्षों में आए हुए हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में। तो आइए देखते हैं कि इस जितने भी क्वेश्चन हैं संघवाद से बने हुए उसमें आपकी तैयारी क्या है, उसका आकलन करिए और निश्चित तौर पे अपने 20 क्वेश्चन श्योर करिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट सभी जो पूरा सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है सभी से मिलाकर 20 क्वेश्चन ही आने हैं। और यदि आपने प्रत्येक चैप्टर से 20 क्वेश्चन कर लिए तो सोचिए कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एग्जामिनर परेशान हो जाएगा कि इस बच्चे को कहाँ से क्वेश्चन दें कि ये ना कर पाए। तो मैं बता दूं, आप अगर मेरे साथ 20 मिनट बिताते हैं तो आपके 20 क्वेश्चन चुटकियों में तैयार हो जाएंगे। तो आइए देखिएगा कि कैसे तैयार होता है ये आपका 20 क्वेश्चन। तो देखिए कि आज इस दूसरे चैप्टर में जिसका नाम है संघवाद कौन कौन से क्वेश्चन रखे गए हैं देखते हैं। पहला ही प्रश्न है, पहले तो आप यही जान लीजिए कि इस चैप्टर का नाम क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है संघवाद। संघवाद आप जब पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि एक ऐसी शासन प्रणाली, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश जो है राज्य और संघ के रूप में बटा हो और जो शक्तियां हैं, ठीक है, वो केंद्र और राज्यों के बीच बटी हों। यानी कि राज्य जो है, देश जो है राज्यों का संघ कहलाता है। मतलब छोटे छोटे राज्यों में सभी पूरा देश डिवाइड होता है और उस देश की एक अलग सरकार होती है पूरे देश की, और राज्यों की एक अलग सरकार होती है। सारे लोग मिलकर काम करते हैं, इसी को राज्यों का संघ कहा जाता है। जैसे भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। कुल मिलाकर अगर पूछा जाए आपसे कि संघ क्या कहलाता है या संघवाद क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें देश केंद्र और राज्य के बीच बटा हो और जितनी भी शक्तियां हैं, ठीक है, उसका दोनों के बीच विभाजन हो, ऐसी शासन व्यवस्था को ही हम संघवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? संघवाद। तो देखिएगा कह रहे संघवाद संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है तो किसके किसके बीच होता है? केंद्र एवं राज्य की इकाइयों के मध्य, एक राज्य और अन्य राज्यों के मध्य, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तो इसका पहला आंसर सही है। जो मैंने अभी परिभाषा आपको बताई, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला। कह रहा है भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, ऑप्शन पढ़िए, आपको एक लाइन से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण है, संविधान लचीला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब शक्तियों का बंटवारा होता है तो उसे हम शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब सारी शक्तियां एक ही जगह होती हैं तो उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। क्लियर? तो आप जानते हैं कि यहाँ शक्तियां क्या हैं, वो बंटी हैं केंद्र और राज्य के बीच। इसलिए संघीय व्यवस्था का यही उदाहरण है कि शक्तियां को का क्या हुआ है? विकेंद्रीकरण होता है इसमें। ठीक है, आइए दूसरा है, जबकि जहां एकात्मक शासन होता है वहां शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। कह रहा है कि भारत के संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया है। इसे क्या कहा जाता है? तीसरे स्तर के, जैसे यहाँ संघ है, यहाँ केंद्र है, राज्य है, उसके बाद पंचायत नगर पालिका भी है। क्या है? पंचायत और नगर पालिका है, इसलिए ये उसके साथ जोड़ लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका था तीसरा प्रश्न और तीसरे प्रश्न का आंसर ये था। कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको संविधान पढ़ाया गया होगा कि संविधान में आपके पहले क्या थी? 8 अनुसूची थी, इस समय 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, तो उसी में पूछ रहा है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से
कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं है। राज्यों को संघीय राज्य कहते हैं, ठीक है, और राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जिसपे केंद्र का भी शासन होता है। देखिए मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सब क्या हैं? संघीय राज्य हैं। ये सब क्या हैं? ये तीनों ये संघीय राज्य हैं। कैसे राज्य हैं? संघीय, ठीक है, जबकि ये है संघ शासित राज्य है। क्लियर? या केंद्र शासित राज्य है। तो दिल्ली इसका आंसर होगा। क्या होगा? दिल्ली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहे सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हैं? सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा ऑप्शन क्या दिया है? सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी वितरण, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। ठीक है, तो ये इसका सी सही होगा कि सत्ता का कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच बंटवारा ही क्या कहलाता है? क्षैतिज वितरण कहलाता है। तो ये हो गया आपका कितना? प्रश्न नंबर 6। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? कौन सा संघीय राज्य नहीं है? फिर ऑप्शन को पढ़िएगा ध्यान से। मणिपुर बिल्कुल है, त्रिपुरा बिल्कुल है, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल है। तो ये सभी 28 राज्यों में से हैं, जबकि जम्मू कश्मीर अब संघीय राज्य नहीं है, अब ये केंद्र शासित राज्य हो गया है, क्योंकि ये 2 राज्यों में छूट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। यही क्या है? केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, ये संघीय राज्य नहीं है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, 8 संघीय राज्य नहीं है, 8 केंद्र शासित राज्य हैं और 28 वो है संघीय राज्य हैं। क्लियर? कितने? देखिएगा 8 जो हैं, 8 राज्य क्या हैं? केंद्र शासित राज्य हैं, जबकि 28 जो हैं ये संघीय राज्य हैं, ये राज्य है। क्लियर? आगे देखिएगा, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची प्रतिरक्षा, शिक्षा, कृषि, व्यापार। ठीक है, संघ सूची से संबंधित है पूछा गया है। समझ में आई बात? है। ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 8 का जवाब। ठीक है, तो प्रतिरक्षा या रक्षा जो है ये संघ सूची से संबंधित है। बाकी शिक्षा जो है वो किससे है? वो समवर्ती सूची से है। आपका कृषि ये राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का विषय है। समझ में आई बात? आगे देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो अभी पहला ही प्रश्न था ये, तो आप जान रहे होंगे 8वीं अनुसूची में। कौन सी? 8वीं अनुसूची में। ठीक है ना जी? तो ये इस तरह से 9वां प्रश्न आप 9वां हो गया। 10वां देखिए, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो अभी मैंने बताया कितने हैं? 28 हैं संघीय राज्य। कितने? 28। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र संघ राज्य क्षेत्र, देखिए केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कहते हैं? संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं। अथवा भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 6, 7, 8। तो आपको अभी बताया मैंने 8 है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन की विशेषता नहीं, अभी मैंने बताया है। कह रहे शक्तियों का वितरण हो। ठीक है, ये तो बात सही है। शक्तियों का केंद्रीकरण हो, यही नहीं है। क्या है? केंद्रीकरण नहीं होता है, विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है ना जी? शक्तियों का बंटवारा होता है। क्लियर? बाकी सभी सही हैं। कह रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियों किसको प्राप्त है? अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपसे मैंने ये कहा है, ठीक है, कि पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, अपना आकलन करिएगा, कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। तोड़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना जी? हाँ, तोड़ना है, छोड़ना नहीं है, और एग्जाम से डरना नहीं है। एग्जाम उसी समय तक भयभीत करते हैं जब तक हम उन्हें देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और जब हम उन्हें देने के लिए तैयार हो जाते हैं
तो जान लीजिएगा वह घुटने टेक देते हैं। क्लियर ना जी, परीक्षाएं, एग्जाम। तो ये संघ, अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? संघ को प्राप्त हैं, केंद्र को प्राप्त हैं। एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। एक दल, अगर जिसमें एक ही दल हो जिस देश में, उसमें चुनाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, निरंकुश सरकार हो जाती है, और इसे अधिनायकवादी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनायकवादी व्यवस्था। ठीक है, अधिनायक मतलब सर्वे सर्वा जो हो। कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आप जानते हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी जो आने वाली है। ठीक है, हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 1950 को। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, कह रहा है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 16 आपके पास है। तो जान लीजिएगा ये शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। राज्य भी इस पे नियम बनाता है, केंद्र भी इस पे नियम बनाता है, लेकिन अगर किसी बात पे विवाद हो तो दोनों में से सर्वोपरि किसे माना जाता है? केंद्र को माना जाता है। इसलिए बहुत सारे चेंज इस समय शिक्षा में हो रहे हैं केंद्र के कारण। कुछ लाभदायक भी हैं, कुछ निश्चित तौर पे लाभदायक नहीं है। ठीक है, आइए, कह रहा है कि हिंदी के अतिरिक्त और कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषा में दर्जा दिया गया है? अगर हिंदी के अतिरिक्त कर दिया जाए तो कुल 22 भाषाएं, हिंदी को छोड़ दिया जाए तो 21 भाषाएं हो जाएंगी। कितनी? 21। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, हिंदी के अतिरिक्त पूछा है, हिंदी को छोड़कर, मतलब क्या है? हिंदी को छोड़कर, तो 21, हिंदी को लेकर 22। कह रहा है कि भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, और भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब ऐसी भाषा जिसमें देश के सभी ऑफिशियल यानी ऑफिस, कार्यालयी कार्य किए जाते हो, सरकारी कामकाज जो किए जाते हो, जिस भाषा में उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है ना जी, आगे बढ़िए। कह रहा है कि भाषा में सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा में नहीं, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये हिंदी बोली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदी अभी भी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। ठीक है ना जी, विवाद होता रहा है। आगे देखिएगा, 20वां क्वेश्चन है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान क्या है? महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा का नियमित चुनाव, न्यायपालिका को स्वतंत्रता, केंद्र और राज्य के कार्यों का बंटवारा, वर्गीकरण। तो ये सबसे सटीक आंसर इसका है। किसका? 20 का। ठीक, क्या? प्रश्न देखिएगा, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान, ठीक, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा की नियमित चुनाव, विकेंद्रीकरण। भारत में लोकतांत्रिक, देखिए, ओहो, कार्यों का वर्गीकरण, देखिए इसको ले लीजिए, ये सबसे सटीक आंसर होगा आपका ये। ठीक है, क्योंकि ये और बांटा गया, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा का नियमित चुनाव। समझ में आई बात? तो सबसे सटीक आंसर जो है वो बी, क्योंकि बी और ज्यादा तोड़ देने वाला है। ये भी इसके अंतर्गत आएगा, लेकिन इससे ज्यादा और विकेंद्रीकरण, मतलब स्थानीय स्वशासन कर दिया, तो ये सबसे ज्यादा क्या हो गया? शक्तियों का बंटवारा हो गया। तो इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन ये समाप्त होता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी बताते जाइएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आपको परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, शुभ